तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, आज करेंगे +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है रेजोनेंस। लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें बच्चों हमने किया था आरएलसी सीरीज सर्किट। उससे पहले किया था अकेला आर, अकेला एल और अकेला सी किसी एसी सर्किट के अंदर। उनके बीच में क्या क्या फेजर डायग्राम कैसी बनती है, मीन्स जो फेजर्स है करंट या वोल्टेज वो आपस में कितना लैग और लीड करके चलते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि एसी मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसके अकॉर्डिंगली। आज बच्चों है रेजोनेंस। बिल्कुल ये भी आपके लिए एक नया टॉपिक है, बट एक वर्ड जो ये रेजोनेंस है ये आपके लिए क्लियर है। आप लोग इस वर्ड को भली भांति जानते हो कि रेजोनेंस वर्ड है क्या। बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी बात की है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस क्या है कि आप किसी ट्यूनिंग फोक को लो बच्चों, उसको आप ऐसे एक साइड के करके ऐसे छोड़ दो, बाद में वो लगातार ऐसे वाइब्रेट करता जाएगा। तो इसे बच्चों हम इस वर्ड को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो लगातार अब फिर से ये ऑसिलेट करता जाएगा, उस जो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस मीन्स कोई बाहर से उसको एक्सटर्नल कोई भी सोर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको एक बार आपने कोई आप ट्रिगर कर दिया, या आपने उसको एक बार छेड़खानी उसके साथ कर दी, तो लगातार वो बाद में अपनी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ हिलता रहेगा। तो वो है कि बाहर से कुछ भी नहीं देना, एक्सटर्नल सोर्स से कुछ भी नहीं बाद में देना। एक बार दे दिया ठीक है, बाद में कुछ भी नहीं देना, तो बच्चे वो लगातार अपनी मीन पोजीशन से लगातार वो ऑसिलेट करता जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन को जाएगा और लगातार वाइब्रेट करता जाएगा। अगर एयर में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो बच्चों वो लगातार ऐसे फ्रीक्वेंसी के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ लगातार लैच रहेगा और ऐसे हिलता रहेगा। इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस वर्ड हमने आज क्यों पढ़ना शुरू किया, इसको स्टार्ट करेंगे। बट इस रेजोनेंस तक पहुंचने से पहले बच्चों छोटे छोटे से बहुत से टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, आराम से समझना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है कितनी, क्या वैल्यू होगी उस एनर्जी की जो उसके अंदर स्टोर रहती है, तो वो पहले पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान में रखो, इंडक्टर है क्या। ये इंडक्टर था, मैं इसी के साथ इसको करंट प्रोवाइड करूंगा, कभी ऐसे कभी ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव हाफ साइकिल है कि नेगेटिव है। तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा जो कि इस अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा जो कि इसको अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। सो देयरफॉर हमें यहां से एक वोल्टेज चाहिए जो कि इसके अंदर से करंट को इसी तरफ या इस तरफ जैसे भी ये भेज रहा है वो उसके अंदर से जा सके। सो देयरफॉर बच्चों इसके अंदर हम कितनी वोल्टेज, अब इसके अंदर ईएमएफ आ गई, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसके पूरे ऑपोजिटली एक ईएमएफ बनेगी। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गई, पहले भी हमने बात की थी di/dt, तो एक ईएमएफ इसके अंदर और बनेगी जो कि इससे ठीक ऑपोजिट होगी, ताकि करंट इसके अंदर से जैसे ये हाफ साइकिल बना रहा है वैसे पहुंच सके, इसको अपोज कर सके। तो वो होगा कुछ ये, तो ईएमएफ इसकी ये आ गई, ओके, करंट इसके अंदर से पास होगा। सो देयरफॉर कितनी एनर्जी चाहिए इसको ताकि अपने अंदर से ये करंट को पास करवा सके, वो एनर्जी हमने आज फाइंड करनी है। कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो ताकि वो जो करंट है जो इस ईएमएफ को अपोज करते हुए, जो कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी है जो कि इसको अपोज करके इसको खत्म करते हुए इसके अंदर से हो सके, करंट पास हो सके, ताकि इंड्यूस्ड ईएमएफ को खत्म किया जा सके। तो वो बच्चों क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो देयरफॉर एनर्जी होता क्या है, डीई लिख ले, डीडब्ल्यू लिख ले, वर्क डन एनर्जी सेम चीज, डीएच लिख लो, कुछ भी लिख लो बच्चों, वो क्या होगा V इंटू आई इंटू टी। तो यहां पर मैं E लिखूंगा, E इंटू आई इंटू टी, थोड़ा वर्क डन है तो थोड़ा टाइम, ओके। एनर्जी है तो यहां से ये एनर्जी के लिए ही तो है। तो अब यहां पर E की वैल्यू हम फिल कर देंगे, E लिखे चलो, ओके, ये एनर्जी के लिए E है। तो W लिख लो यार, कंफ्यूजन ही ना रहे कोई, ठीक। dw यहां पर E है तो यहां पर लिखूंगा L di/dt, साथ में क्या है
आई है और साथ में डी टी है, डी टी के साथ डी टी गया, रह के गया अभी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल डी आई। पूरे के लिए वर्क डन होगा तो ये डब्ल्यू आ गया, यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे हम, एल साथ में है डी आई, साथ में आई भी है। ओके, तो एल कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू आई, इंटीग्रेशन करनी है तो एल बाहर आ गया, अंदर के रह गया आई, साथ में आ गया डी आई। ओके, करंट 0 से लेकर आई जितना इसके अंदर फ्लो करता होगा उसके अकॉर्डिंगली, पहले कुछ भी नहीं, इंड्यूस को खत्म करते हुए सीएमएफ को कितना करंट जाना चाहिए इसके अंदर से जितना ये भेजेगा 0 से लेकर आई तक। तो एल बाहर है, अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेशन की तो स्क्वायर बाय 2 हो गया, वैल्यू फिल करेंगे 0 से लेकर आई तक, तो अपर लिमिट में आई, लोअर लिमिट में 0, तो आंसर में भी क्या आएगा 1/2 एल आई स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई, कितनी वर्क डन या कितनी एनर्जी इसके अंदर इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है, वो है इतनी। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो याद रखना बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की वैल्यू होगी हाफ एल आई स्क्वायर। डन, क्लियर। अब ये एक छोटा टॉपिक था। अब इसके बाद बच्चों टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो बच्चों उसको क्लियर करेगा। इसी बैक ईएमएफ को फिर से यूटिलाइज करते हुए आपको समझाएगा कि यार अगर पिछले थिंग्स आपको क्लियर है तो साथ साथ अब आगे आगे आपके फड्डे और क्लियर होते जाएंगे। तो इसका मारो स्क्रीनशॉट, इसके बाद से इरेज करके मैं एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट करने लगा हूं। मारो जल्दी स्क्रीनशॉट। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस, बहुत मजा आएगा इसे करने में। तो वो क्या है, मेरे पास एक है इंडक्टर, ओके, मेरे पास एक है कैपेसिटर, एलसी है ना, तो टॉपिक का नेम है एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस। तो एल भी चाहिए और सी भी चाहिए, तो एल और सी दोनों होंगे। यहां पर मैंने एक छोटा सा स्विच रख दिया, या आप इसको की बोल सकते हो कोई भी। ओके, अब मेरे पास यहां पर एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। मान लिया जाए ये कैपेसिटर चार्ज है मेरे पास, पूरा कैपेसिटर को मैंने पूरा फुली चार्ज किया हुआ है, स्विच ऑफ में है। तो अब इसको चार्ज कैसे किया, मान लो मैंने यहां पर एक छोटा सा सर्किट लगा दिया, यहां पर की लगाई, ओके, तो यहां पर कुछ ऐसे ये सेल लगा दिया एक, ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, क्लियर। यहां पर की है K1, ये की हो गई K2, ये ऑफ में है। इसको मैंने जैसे ही ऑन किया तो क्या होगा, पॉजिटिव सारा सारा इसके ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव सारा सारा यहां पर होगा, ओके। तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया पूरा। या आप कह लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से चार्ज तो एक ही होता है बच्चा, यहाँ पर पॉजिटिव है, ज्यादा चार्ज है तो सारा इकट्ठा होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो देयरफॉर ये ज्यादा प्लेट चार्ज होगी, ये कुछ भी नहीं चार्ज, सो देयरफॉर यहाँ पर ये कौन सी प्लेट होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये कैपेसिटर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है पूरा। अब चार्ज कर दिया तो कैसे चार्ज किया, इस बाहरले सर्किट के साथ, जैसे ही मैंने इस की को क्या किया था, क्लोज किया था। अब इसका काम खत्म, ओके। ये कैसे चार्ज किया वो हमने देख लिया, अब इसका काम खत्म है। अब ये पूरी तरह से कैपेसिटर क्या है, चार्ज है। अब इसके बाद क्या, देखो हम अज्यूम लेकर चल रहे हैं बच्चों, एक वर्ड है हमारे लिए डैम ऑसिलेशंस, और एक वर्ड है अनडैम्ड, डैम्ड ऑसिलेशंस और अनडैम्ड ऑसिलेशंस। इसको मैंने पहले भी आपको बोला था, ये क्या है, समय के साथ जो ऑसिलेशंस अपना एम्पलीट्यूड को खोती जाती है, मींस वो उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाएगा बच्चों, वो कौन सी होंगी, डैम्प, खत्म होती जा रही है। ऑसिलेशंस लगातार समय के साथ डिक्रीज होती जाएंगी, एम्पलीट्यूड कम होता गया। और अनडैम्प है जो समय के साथ उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर, अनडैम्प हो गया। अब
मेरे पास क्या है, ये है चार्ज है, इसको मैंने चार्ज किया, इसको कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तक ये क्या है, ऑफ कंडीशन में है, पूरी तरह से चार्ज है। इस सर्किट में इन केस थोड़ा सा भी सर्किट ऐसा हम इंड्यूस कर दें, जहां लगा दें जो कि बच्चों रेसिस्टिव नेचर का हो, मींस जिसकी खुद की रेजिस्टेंस हो, मींस प्योरली अभी ये सर्किट जो है प्योरली रेसिस्टिव कह सकते हैं कि अभी रेसिस्टिव है, प्योरली नॉन रेसिस्टिव अभी तक नहीं बना। रेसिस्टिव मींस इस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करेगा बच्चों, अभी अगर रेसिस्टर यहां पर कहीं भी लगा हो तो बच्चों वो क्या करेगा, वो रेसिस्टर क्या करेगा, लगातार खत्म करेगा किसको, जो ये एम्पलीट्यूड रेसिस्टेंस खत्म किसको करेगा, करंट को खत्म करेगा। तो देयरफॉर करंट खत्म मींस चार्ज को खत्म करेगा। ये चार्ज हो चुका है पूरा, इसका जो चार्ज है बच्चों लगातार इस सर्किट के अंदर मूव करते रहना चाहिए। अगर तो रेसिस्टिव नेचर का कोई भी हमने यहां पर ऑपरेटर्स लगा दिया इसके अंदर, सो देयरफॉर वो थोड़ी थोड़ी सी लगातार चार्ज को यूज करता जाएगा, एनर्जी को यूज करता जाएगा, करंट लगातार कम होता जाएगा, तो कुछ ये ऑसिलेशंस बनेंगे। और अगर मैं मानकर चलूं कि ये नॉन रेसिस्टिव पूरा सर्किट है, मींस यहां पर रेसिस्टेंस नाम का कुछ भी नहीं है, सो देयरफॉर एट दैट टाइम क्या होगा बच्चों कि जो इसके अंदर चार्ज ये स्टोर है लगातार इसके अंदर ही रहता जाएगा लाइफ टाइम तक। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके पास पहुंच रहे हैं, एक बार दे दिया लगातार इसके अंदर मूव करता जाएगा ऑसिलेट, कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास, तो रेजोनेंस तक हम हल्का हल्का सा पहुंच रहे हैं अभी। क्लियर? तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, नॉन रेसिस्टिव सर्किट होना चाहिए। तो अब उसको पढ़ेंगे कैसे। सो देयरफॉर अगर नॉन रेसिस्टिव हो गया तो ऑसिलेशंस कैसी आएंगी, अनडैम्प आएंगी। क्लियर? समझ में आ गई बात। अब इतना फंडा अगर आपको क्लियर है तो अब मैं बच्चों इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से बनाते हुए आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, वो डायग्राम एक बार मैं अच्छे से बना लूं फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा। अब बच्चों एलसी ऑसिलेशंस करेंगे, टोटल 8 स्टेप्स में इस पूरे ऑसिलेशंस को हम समझेंगे। ओके, तो ये जो कैपेसिटर था इसको हमने चार्ज कर लिया था पिछले केस में, तो ये पूरा पॉजिटिव है यहां पर। ओके, ये नेगेटिव है। सो देयरफॉर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इन इस कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। वो कौन सी फॉर्म थी, प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर एनर्जी क्या है, अभी स्टोर है। तो अभी मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊंगा साथ साथ ताकि आपको पता चलता जाए। अब जो इसके अंदर एनर्जी है वो पूरी इसके अंदर स्टोर है, तो देयरफॉर वो एनर्जी सारी सारी इसके पास है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी है इसके पास। ये हो गया C, और N के पास कुछ भी नहीं है, सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। तो वो एनर्जी क्या थी बच्चों, हमने इसको भी पढ़ा था 1/2 Q²/C। याद है कुछ, एनर्जी क्या थी, यही एनर्जी थी हमारे पास 1/2 Q²/C। अब क्या होगा, अब देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एनर्जी इसके पास ये स्टोर है। अब अगले स्टेप में, अब ये धीरे धीरे से जैसे ही मैंने इस स्विच को, अभी ये ऑफ कंडीशन में है, जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया बच्चों, अब यहां पर इस के को मैंने कर दिया ऑन, तो अब क्या होगा, इससे ये पॉजिटिव है तो यहां से करंट का फ्लो होना यहां पर शुरू हो जाएगा इस सर्किट के थ्रू। तो करंट फ्लो होगा, तो इस करंट को रोकने की, इस करंट का जो इसके अंदर ये करंट पास होकर जाएगा, उसका करंट की ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, अभी इसके थ्रू पास होकर जा रहा है, तो बढ़ रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, अभी बढ़ रहा है। तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा जो कि इसको अपोज करेगा। तो वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे सामने आएगा। ओके, ये इसको अभी क्या कर रही है, अपोज। करंट थोड़ा है तो थोड़ा करंट इसके अंदर पास होगा बच्चों। अभी थोड़ी सी क्या हुई, अभी थोड़ा सा इसके अंदर चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट अभी कम होती जा रही है। ओके,
इसका मतलब अभी यहां पर इसमें जो चार्ज पहले पूरा था अब क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है, और थोड़ा सा चार्ज इसके पास भी, अभी थोड़ी सी एनर्जी इसके पास भी आ गई। पहले सारी एनर्जी इसके पास थी, अब थोड़ी इसके पास भी है, थोड़ी इसके पास भी है। तो वो अभी पहले इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, इसकी जो एनर्जी ये थी अब वही करंट लेकर यहां तक आई और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो गई। वही एनर्जी जो थी इसके अंदर आ रही थी, तो उस एनर्जी को खत्म, मींस अभी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई जो कि इसको खत्म करने, जो कि इसके अंदर से करंट को पास नहीं होने दे रही, तो वो पैदा हुई इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से ऑपोजिटली कौन सी पैदा होती है, जो कि इसको पास करवाया जा सके। तो वो हमने पढ़ा था बच्चों, वो एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी जो कि इस इंडक्टर को हेल्प करती है ताकि इसके अंदर से करंट पास हो सके, वो हमारे पास था बच्चों 1/2 LI²। ओके, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगी बच्चों, उसको अपोज करने में ये एनर्जी क्या है, हेल्प करती है। ओके, सो देयरफॉर जो आप ऐसे कह सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगी वो बच्चों इतनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखती है। कुछ भी कह लो, क्योंकि ईएमएफ क्या होगी, जो ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगी, इंड्यूस्ड होगी, जो हम पैदा करवाते थे बाहर से देकर इसको, उन दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम रहता था बट साइन ऑपोजिट था। बात तो यही ना, तो इधर फॉर एनर्जी उतनी ही रही 1/2 LI²। तो अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी पैदा होनी शुरू होगी, ये कम होनी शुरू होगी, ये पैदा होनी शुरू होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये पूरी तरह से क्या है, सारा इसके अंदर से चार्ज खत्म, तो करंट अब इसके अंदर से ज्यादा फ्लो, क्यों, अभी ये सारा खत्म हो गया, तो सारा करंट इसके अंदर से जा रहा है अभी, तो ये करंट अभी इसके अंदर से पास होकर गया, अब ये खत्म हो रहा है, मीन्स लास्ट टाइम आ गया। अब इसके अंदर जितना चार्ज था वो लास्ट टाइम जाना शुरू हो गया इसके अंदर से, तो इसका मतलब अभी इसकी एनर्जी सारी खत्म, तो सारे इसके अंदर ये जो हमारे पास इंडक्टर है इसके थ्रू सारी की सारी क्या होगी पैदा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है इसके अंदर। ओके, क्लियर बच्चों, पहले थोड़ी सी अब ज्यादा एनर्जी हो चुकी है, सारी एनर्जी इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब स्टोर हो रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, इसके अंदर कोई है नहीं है, सारी एनर्जी अभी इसके अंदर स्टोर है इंडक्टर के अंदर। सो देयरफॉर जो चार्ज इसके पास था वही इनके पास गया, और जो एनर्जी इसके पास थी वही इसके पास चली गई अभी सारी की सारी। और ये केस कौन सा लेकर चलूंगा, मैं अनडैम्प के लिए बना रहा हूं, तो देयरफॉर कोई भी रेसिस्टिव कंपोनेंट इस सर्किट के अंदर नहीं है। ओके, ये मैंने पिछले केस में समझा दिया है आपको। अब क्या होगा, अब उसको फील होगा बच्चों, अभी सारा करंट गया तो यहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब अगले स्टेप में उसको फील होगा कि चार्ज जो है यहां से जो फ्लो होता हुआ जा रहा था, अभी ये डिस्चार्ज होगा तो वो खत्म होना शुरू हो गया, तो करंट थोड़ा आना शुरू हो गया, तो देयरफॉर ये इंडक्टर क्या करेगा, पहले ज्यादा आ रहा था तो उसको रोक रहा था, अब कम आना शुरू होगा तो वो उसको क्या करेगा कि अभी उसको पास करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी ये काम जिसने इसको पैदा किया मैग्नेटिक फील्ड को, मींस जिसने ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा किया, वो बच्चा ऑलवेज उसको अपोज करता है। अब पहले वो ज्यादा था तो देयरफॉर वो उसको अपोज करने की कोशिश कर, अब वो कम होना शुरू हो गया, तो देयरफॉर यहां पर अब वो क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाने की कोशिश का मतलब क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी तरफ जो चार्ज जा रहा था, ऐसे जो चार्ज जा रहा था, अभी वो उसको यहां से पॉजिटिव निकलकर यहां तक जो जा रहा था पहले, अब क्या करेगा, सारी एनर्जी इसके पास आ गई, तो अब ये इसके अंदर जो चार्ज एनर्जी जो स्टोर थी, अब वो यहां से इस साइड को जा रही थी, उसको रोक रही थी, अब ये खत्म होना शुरू हो गया, तो वो ऑपोजिट इसको, अब क्या कि वो करंट जाए, करंट पहुंचे इस साइड, तो करंट इस साइड को पहुंचे, अब क्या जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी अब वो उसी तरफ, जिस तरफ ये भेजना शुरू कर रहा था पहले, उसी तरफ को भेजना शुरू करेगी। तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो हमारे पास था अब ये पॉजिटिव होना शुरू हो गया। बात समझ में आई, कम होना शुरू हो गया चार्ज, तो अब क्या करेगा, ये उसको पास करवाने की कोशिश करेगा। पास करवाने की कोशिश मतलब क्या, अब ये प्लेट पॉजिटिव करना शुरू कर देगा वो, तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो गई, तो यहां पर क्या होगा,
फिर से ये जो एनर्जी थी ये क्या हो गई, कम होना शुरू हो गई। फिर से, और यहां पर क्या आएगा, फिर से थोड़ी सी इसकी और थोड़ी सी इसकी एनर्जी, दोनों के। समझ में आई बात? फिर से एनर्जी जितनी है वही रह रही है। मींस देखो, ये जितनी एनर्जी पहले थी उतनी उतनी अब फिर से एनर्जी रह गई दोनों में। ओके, कम कम रह गई। ये फुली था, ये फुली, पूरी पूरी एनर्जी थी यहां पर। और थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्लियर? अब क्या होगा, आप इसको फिर से, अब वो इस प्लेट को चार्ज करना शुरू कर, चार्ज को पहले इस चार्ज को यहां से भेजने की, मींस यहां से चार्ज जा रहा, पॉजिटिव चार्ज आया था, अभी तो करंट गया, तो पहले चार्ज को जाने नहीं दे रहा था। अब वो करंट चार्ज जैसे कम हुआ तो उसको भेजना शुरू कर दिया, फिर इस साइड को भेजना शुरू करा, तो ये कौन सा होना शुरू हो गया, फिर से पॉजिटिव। तो अब यहां पर एनर्जी फिर से बराबर हो गई। तो यहां पर आएगा तो एट दैट टाइम यहां पर भी क्या होगा, फिर अब उसने भेजना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर अब पहले कुछ भी नहीं था यहां पर, अब थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। अब फिर से इसको पूरा चार्ज शुरू कर देगा करना, तो अब वो पूरा चार्ज होगा तो एट दैट टाइम क्या होगा, इसकी जो एनर्जी थी वो क्या होगी, अब कम हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से चार्ज हो गया पॉजिटिवली। तो फिर इन द फॉर्म ऑफ क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी पूरी आ गई इसके पास, पूरी फिर से पूरी पूरी, यहां पर कुछ भी नहीं है, सी है, एल है, तो पूरी इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है फिर से। उसके बाद क्या होगा, अब ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये पूरी तरह से चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही प्रोसीजर बैक होना शुरू हो गया। अब सारी एनर्जी इसके पास थी, तो अब क्या करेगा, ये वापस भेजना शुरू कर देगा, तो यहां से फिर से वापस जाएगा इस साइड को। तो इसके अंदर फिर से पैदा होगी क्या, फिर से पैदा होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड को होगी बच्चों, चार्ज यहां से इस साइड को जाएगा तो वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ओके, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, इंड्यूस ईएमएफ, तो ताकि ये चार्ज इसके अंदर से ना जा सके। तो फिर से चार्ज एनर्जी जो है दोनों में बट गई। देखने एक बार, ठीक है, प्रॉपरली आ रहा है, सब दिख रहा है। तो बच्चों ये सी के लिए था और ये एल के लिए है, यहां पर ये कुछ भी नहीं। ओके, प्रॉपर बट गई दोनों में फिर से। अब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी है, इसके अंदर भी है, तो यहां पर अभी भी मेरे पास बनेगा, थोड़ी सी एनर्जी इसके अंदर थी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरा पूरी तरह से क्या होगा, डिस्चार्ज खत्म हो गया, तो सारी एनर्जी इसके पास जाएगी। एक और बना लें। ओके, अब सारी इसको अपोज, सेंटर से इसको अपोज करने की कोशिश करेगी ताकि ये करंट इसके पास से ना जा सके। अब मैक्सिमम का करंट, अब यहां से करंट खत्म होना शुरू हो गया, देयरफॉर अब ये मिनिमम होना शुरू हो गया, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, पूरी तरह से डिस्चार्ज। तो पूरी तरह से ये चार्ज है एट दिस टाइम, तो इसके पास एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये एल है, सी के पास कुछ भी नहीं। तो लास्ट स्टेप पे क्या होगा, अब फिर से ये पूरी तरह से चार्ज, अब फिर से इसको चार्ज करना शुरू करेगा। तो अभी यहां पर डिस्चार्ज होगा, तो जैसे ही करंट, चार्ज की वैल्यू क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। यहां पर तो अभी पूरी तरह से ये चार्ज है, फिल हुआ पूरी तरह से, अब ये डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज है मीन्स यहां पर अभी चार्ज 0 के बराबर हो गया, जब मिनिमम हो गया। तो अब क्या करेगा, वो इसके अंदर से जो रोक रहा था पहले, अभी क्या करेगा, पास करवाने की कोशिश करेगा, ताकि यही चार्ज पूरा पूरा पॉजिटिव यहां पर फिर से पॉजिटिव आ सके। तो यहां पर फिर से पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहां से फिर से जो एनर्जी थी वो कितनी रह जाएगी, थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो यहां पर बनाए तो थोड़ी इसके पास, तो थोड़ी इसके पास। ओके, तो सेम ऐसे ही वही एनर्जी कभी उसके पास जाएगी, कभी उसके पास जाएगी, तो देयरफॉर एलसी ऑसिलेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी ऑसिलेशंस को बोला है, अगर रेसिस्टिव कंपोनेंट नहीं है तो लगातार एक दूसरे के पास ये एनर्जी जो है ये ट्रांसमिट करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी, कभी उसके पास कभी उसके पास। याद क्या रखना है,
इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। आलसी ऑसिलेशंस कैसे वर्क करती हैं, मारो स्क्रीनशॉट इसका भी जल्दी से। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका अपना टॉपिक रेजोनेंस। तो नेक्स्ट है बच्चों रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है समझ लिया हमने पहले बच्चों। एक सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम के अंदर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर उस सिस्टम को, उस सर्किट को रन करें ताकि उस सिस्टम के अंदर से मैक्सिमम लेवल का करंट फ्लो कर सके, तो बच्चों एट दैट टाइम हम बोलेंगे कि जो उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सेट की गई है एट दैट टाइम उसने पूरे सर्किट की जो इंपीडेंस है या रेजिस्टेंस है उसको कम कर दिया, तभी तो करंट क्या उस सर्किट के अंदर से मैक्सिमम हुआ। तो उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढना कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढो ताकि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उस सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सके, लेस, ताकि उस सर्किट के अंदर से मैक्सिमम लेवल का करंट फ्लो कर सके। मैक्सिमम लेवल का करंट फ्लो करना, मैक्सिमम ऑसिलेशंस आ सके, लार्ज ऑसिलेशंस आना, बड़ी ऑसिलेशंस आना। तो उसका मतलब क्या, करंट का लेवल मैक्सिमम होना, ताकि उसके अंदर से करंट मैक्सिमम फ्लो कर सके। तो बच्चों उस टाइम के वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और सर्किट को बोलेंगे कि सर्किट एट दैट टाइम कहां पर है, कैसे है, रेजोनेंस में है। समझ में आई बात? तो सुनो यार, अच्छे से देखो, आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला सर्किट जो हम करेंगे बच्चों वो है सीरीज आरएलसी सर्किट। अब मैंने सीरीज और आरएलसी बोला, सीरीज में बच्चों एलसी नहीं हो सकता, सीरीज में आरएलसी हो सकता है। क्यों बोल रहा हूं देखो, इसको भी आपको आंसर अपने आप पता चलेगा। देखो क्या है हमारे पास, ये है, ये है और ये है, तीनों के तीनों लगा दिए एसी के साथ। कोई इसकी मैं फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा कि मैं कितनी फ्रीक्वेंसी, मींस इसकी मैं एंगुलर वेलोसिटी, जब आप बोल दो फ्रीक्वेंसी, वो सेट करके चलूं कि एट दैट टाइम इस सर्किट की ओवरऑल इंपीडेंस क्या हो सके, लेस हो सके, ताकि करंट मैक्सिमम फ्लो कर सके। तो बच्चों वो फ्रीक्वेंसी ढूंढने, तो जो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इसके अंदर से करंट मैक्सिमम का फ्लो करे बच्चों, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और सर्किट किस में होगा, रेजोनेंस में होगा। मींस अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्क कर रही है तो सर्किट रेजोनेंस में है। समझ में आई बात? तो कैसे, एक बार देखो, Z की वैल्यू क्या थी, कल पढ़ा था हमने बच्चों, R² XL माइनस XC का स्क्वायर, कल ये था हमारे पढ़ा। अब करना क्या है, देखो एक वैल्यू और, अब अच्छे से अभी आपको समझ आएगा पूरा। देखो XL की वैल्यू थी ओमेगा L, समझो अभी अच्छे से देखना। XL की वैल्यू है ओमेगा L, XC की वैल्यू है 1/ओमेगा C। अगर तो मैं इस, अभी ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इस एंगुलर वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, 2πf, ये फ्रीक्वेंसी। ओके, सो देयरफॉर मैं इसको अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं। मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं बच्चों कि इसकी वैल्यू को सेट करना है। इसकी वैल्यू को सेट करने का मतलब, अब इसके अंदर ही देखो यार, अगर इसकी वैल्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है लेस, ध्यान सोचो, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर मैंने रखी लेस, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, लेस। इसकी वैल्यू लेस मतलब इसकी वैल्यू लेस, इसकी वैल्यू लेस, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू लेस। क्लियर, समझ में आई बात? अब देखो यहां से ही इसकी वैल्यू लेस थी तो इसकी वैल्यू लेस, यहां पर फिल करूंगा इसकी वैल्यू लेस तो इसकी वैल्यू मोर। समझ में आई बात? सो देयरफॉर XL और XC, ये जो XC है, एक अगर कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। क्लियर? हमने क्या करना बच्चों, इसकी वैल्यू को, अब लेस है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो वो इंक्रीज कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर इसको बढ़ा दें तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसका, इसकी वैल्यू को बढ़ा दें ओमेगा की वैल्यू को, ये बढ़ गया, मींस इसको बढ़ाने का मतलब क्या कि इसको बढ़ाओ, ये इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ ताकि इसकी वैल्यू क्या होती जाए, इंक्रीज इंक्रीज। तो जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इसके बढ़ने से डिक्रीज डिक्रीज। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, अब इसकी वैल्यू पहले कम थी, इसकी वैल्यू ज्यादा थी, एक्स सी ज्यादा थी, एक्स एल नीचे थी, इसकी वैल्यू बढ़ती गई और इसकी वैल्यू लेस होती जाएगी ऑटोमेटिकली। एक ऐसा टाइम है कि दोनों की वैल्यू सेम हो गई, सेम, दोनों की वैल्यू सेम, तो कैंसल आउट हो गए, तो z किसके बराबर रह गया, आर स्क्वायर अंडर रूट के, तो z इक्वल्स टू आर रह गया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पहले इन तीनों के कारण थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जैसे ही हम वो फ्रीक्वेंसी लेकर आए एट दैट टाइम इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ये पूरा पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्ट में है ही नहीं, ये सर्किट में है, बट किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रन कर रहे हैं एट दैट टाइम, सर्किट पूरा का पूरा z इक्वल्स टू आर के बराबर होगा। पहले 3 थे, अब 2 रह गए, 2 चले गए, 1 रह गया, तो ओवरऑल इंपीडेंस सिर्फ आर के बराबर रह गई, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट बढ़ गया। क्लियर होगी, समझ लगी बात, पूरा सर्किट हो गया, केस समझ आ गया आपको। अब देखो कैसे करना कि वो वैल्यू क्या है, एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी। जब ये होगा तो एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। तो जब ये दोनों इक्वल्स टू थे तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, तो मीन्स कुछ ये था, ओके। तो एट दैट टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाय अंडर रूट एल सी, ओके। तो ये तो आई एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 पाई म्यू, तो ये म्यू क्या आएगा, अभी म्यू यहां से आ जाएगा, तो वो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट वेलोसिटी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 2 पाई भी नीचे, साथ में आ गया अंडर रूट एल सी। याद रखो इस बात को, क्लियर, डन हो गया। ये रही वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब एट दैट टाइम क्या होगा इसके अंदर, देखो यहां पर जब ये फ्रीक्वेंसी इस साइड को क्या है, अभी मैं ये लेकर चलूंगा बच्चों, इसके अंदर ये आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली, मैं इसको लेकर चल रहा हूं, तो ये है ओमेगा, इस साइड को एंगुलर वेलोसिटी, इस साइड को क्या है करंट। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, ओके, ऑसिलेशंस मैक्सिमम आनी चाहिए। तो अब इसके अंदर मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम बच्चों कब आएगा, देखो मैक्सिमम कहां पर आया, जब ये ओमेगा आर के बराबर था, तो एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम बाद में डिक्रीज होती जाएगी फिर से। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम, और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर Z क्या होगा, R के बराबर होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। तो जो इस फ्रीक्वेंसी, चाहे आप लेस रखो चाहे इससे ज्यादा करो, एट दैट टाइम करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर Z R के बराबर है। अब इसे आप ज्यादा करो लेस करो तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि Z इक्वल्स टू R, साथ में इन दोनों का माइनस करके भी कुछ ना कुछ ऐड होगा इसके अंदर, चाहे माइनस हो, चाहे ये बड़ा हो, चाहे ये बड़ा हो जाए। ये बड़ा हो गया तब भी क्या होगा, स्क्वायर लगेगा तो प्लस का ऐड होगा ही होगा। ये बड़ा हो गया तो बच्चों एट दैट टाइम भी क्या होगा, माइनस लगा होगा, माइनस दिस वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे फिर से प्लस होगा तो फिर से ऐड होगा, तो वैल्यू Z की बढ़ेगी ही। सो देयरफॉर चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, करंट लेस होगा, करंट मैक्सिमम होगा सिर्फ इसी केस पे जब Z इक्वल्स टू R हो जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट होगी। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारे पास सीरीज RLC सर्किट। अब इसके बाद बच्चों हम करेंगे
एलसी सर्किट, ओनली एलसी सर्किट, बट वो सीरीज में नहीं आएगा, वो आएगा पैरेलल में। पैरेलल में क्यों आएगा वो भी समझते हैं क्यों। स्क्रीनशॉट मारो पहले इसका जल्दी से आप। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एलसी सर्किट है, बट ये पैरेलल में है। ठीक है, रेजोनेंस के दो सर्किट थे हमारे पास, एक था आरएलसी सीरीज सर्किट और दूसरा है एलसी पैरेलल सर्किट। दोनों के कोई ना कोई काम जरूर थे। इस वाले केस में हमने पढ़ा बच्चों कि आपस में जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में आए, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने जब ढूंढी तो उस वक्त कुछ इस तरह से हो ताकि वो जेड की वैल्यू लेस हो सके और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो सके उस सर्किट के अंदर से। और एलसी पैरेलल सर्किट में भी कुछ होगा, तो वो देखेंगे अभी क्या, आप कंक्लूजन आपके सामने आएगी, आप उसको देखिए क्या। ओके, दोनों के जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी आई हो, एट दैट टाइम सर्किट किस में होगा, रेजोनेंस में होगा। उस वक्त अगर तो आरएलसी सीरीज है तो देयरफॉर करंट की वैल्यू लेस और करंट की वैल्यू मैक्सिमम और इंपीडेंस की वैल्यू जेड की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ आर के बराबर। और एलसीआर केस में क्या होगा वो भी देखो, आराम से देखना, समझ के चलना, थिंग्स क्लियर होगी। एक है मेरे पास इंडक्टर, एक है मेरे पास कैपेसिटर, किसके साथ कनेक्टेड, किसी एसी सर्किट के साथ। यहां से आएगा कितना करंट, पॉजिटिव है जो नेगेटिव हाफ साइकिल अकॉर्डिंगली, आई एल आई सी। क्लियर। अब होगा क्या, देखो हमें पता है कि हम प्रोवाइड क्या करें जब इससे पॉजिटिव जाएगी। अभी ये ईएमएफ है, पैरेलल में ईएमएफ क्या रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी इन सभी के पास, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या रहती है, सेम। सो देयरफॉर जो ईएमएफ है वो क्या है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ईएमएफ क्या है बच्चों, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, करंट जो है एल के पास वो क्या होगा एट दैट टाइम, इंडक्टर है कितने डिग्री, 90 पीछे चलेगा। जो ईएमएफ इधर इसके पास ये वाली ईएमएफ एट दैट इंस्टेंट पहुंची तो उसके पास बच्चों जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और उसी वक्त कैपेसिटर के पास जो जाएगा वो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। वो पाई बाई टू पहले चला जाएगा इससे। समझ गई बात, क्योंकि लीड लैग तो करते हैं, हमें पता है ना बच्चों। इंडक्टर वाले केस में करंट 90 पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, इतना फेज डिफरेंस पीछे है। और सी कैपेसिटर वाले केस में करंट 90 डिग्री पहले पहुंचता है इससे, इस एंगल से। ओके, तो ये आ गया। तो टोटल करंट जो यहां से निकला वो क्या होगा फिर, आई एल प्लस आई सी हो गया। ये दोनों निकलेंगे बाद, यहां से गया यहां से वापस, तो यहां पर ये आई एल प्लस आई सी बन गया बच्चों आई नॉट, साथ में आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस आई नॉट कॉमन निकाल लो दोनों में से। चलो रुको, अभी आई नॉट साथ में आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इसका जो आई नॉट है ये किसका, इंडक्टर का था। ओके, वो क्या होगा, हमें पता था ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साथ में एक्सएल इंडक्टर के लिए, और ई नॉट की वैल्यू होगी आई नॉट साथ में एक्स सी कैपेसिटर के लिए। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई ई नॉट, लिख दू ऊपर वाले केस में ही ई नॉट अपॉन एक्सएल, तो यहां पर लिखूंगा ई नॉट अपॉन एक्स सी। ई नॉट दोनों का कॉमन है, निकालो बाहर। ओके, साइन साइन है दोनों वाले केसेस में। यहां पर इसका क्या लिखोगे आप, माइनस वाला केस है तो इसको आप लिखोगे माइनस कॉस ओमेगा टी। लिख सकते हो कि नहीं, सोचो, इसको बनाकर दिखाऊं फिर से। साइन कर्व, कॉस कर्व, ओके। 0 डिग्री रखा चले, 0 डिग्री है तो साइन माइनस 90,
साइन -90, ये पॉजिटिव 90 हो गया, ये साइन का -90 मीन्स यहां पर कुछ, तो वैल्यू क्या बनी -1, तो इसकी वैल्यू बनी -1 इस पूरे केस की। तो कॉज माइनस हाथ में लगा, कॉज ओमेगा टी, कॉज 0 ही था, 0 कॉज 0 की वैल्यू होती है बच्चों ये, ओके ये होती है, बट साथ में क्या लगा है माइनस, तो आंसर क्या आ गया, ये 1 था तो साथ में माइनस लगा तो -1 बन गया, तो बन गई पूरी चीज वही, तो इसको ऐसे लिखेंगे ताकि, ओके। तो अब इस वाले केस को भी क्या लिखूंगा मैं, साथ में है नीचे XL, यहां पर भी आ गया E0 अपॉन आ गया XC, यहां पर भी क्या बनेगा ओमेगा टी प्लस π/2, तो इसको मैं लिखूंगा कॉज ओमेगा टी, लिख सकता हूं कि नहीं, साइन 0 रखा, चलो साइन 90 मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू, तो कॉज 0 था, कॉज 0 उसकी वैल्यू भी +1 मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू सभी की काउंट हो रही है, तो यहां से कर्व स्टार्ट करो आप, ओके। तो सेम बन गई दोनों की। अब E0 निकालो, ये भी सारा सेम चीज चल रही है बच्चों, तो कॉमन क्या क्या निकालोगे आप, E0 भी कॉमन निकाल दो और साथ में कॉज ओमेगा टी भी निकाल दो कॉमन, तो पीछे क्या बचा, ये आ गया पूरा E0, यहां पर आ गया, यहां पर XC था 1/XC, ओके, ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव लगा हुआ है -1/XL, ये आ गया पॉजिटिव में, XL आ गया नेगेटिव में। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी वैल्यूज लिखूंगा मैं, ओके, इनकी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी बच्चों अभी, तो वो कैसे करूंगा, देखो यहां से हमारा आई चल रहा है पूरा, क्लियर। वो कह रहे हैं बच्चों, अब ये सारी चीज, ये कोई एंगल थोड़ी ना, एंगल तो ये था ओमेगा टी साथ में, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है साथ में, वो बोल रहे हैं अगर बच्चों ये सारी की सारी चीज 0 हो जाए तो देयरफॉर करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, होएगी ना, क्योंकि ये साथ में मल्टीप्लिकेशन से है, ये अगर 0 हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा 0। तो अब ये 0 कैसे होगा, 1/XC इक्वल्स टू 1/XL, अगर मैं इसको 0 मान लूं तो ये 0 होगा, तो अगर मैंने मान लिया 0 तो वो कैसे होगा, 1/XC इक्वल्स टू 1/XL, XC की वैल्यू क्या है 1/ओमेगा C, नीचे है तो ये नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा, 1/ओमेगा C इक्वल्स टू ये क्या है 1/ओमेगा L। क्लियर आई बात समझ में, आगे लिखता हूं बच्चों इससे थोड़ा, ये है 1/XC, तो वैल्यू क्या बनेगी 1/ओमेगा C, ओके, तो ये बनेगा 1/ओमेगा L, सिंपल साथ में नीचे लिख दिया, तो ये चीज ऊपर चली गई, ओमेगा C इक्वल्स टू 1/ओमेगा L, क्लियर। तो यहां से निकालो ओमेगा इक्वल्स टू 1/LC, साथ में आएगा अंडर रूट, स्क्वायर हो गया। तो ये चीज क्या, अगर ये चीज फ्रीक्वेंसी दोनों की हो जाए क्या सेम, अब ये केस कौन सा, कहां से पढ़ा आपने बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। सो देयरफॉर ये 0 के बराबर कब होगी, जब ओमेगा किसके बराबर हो जाए 1/LC, तो देयरफॉर ये फ्रीक्वेंसी जब दोनों की सेम होगी एट दैट टाइम यही चीज पॉसिबल होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम कौन सी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो एट दैट टाइम, अब देखो जब ये सिग्नल, इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो हमारे पास वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, इसकी जो वोल्टेज होगी, जो ईएमएफ होगी बच्चों, वो क्या होगी, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, इसके अंदर ये ओमेगा आएगा। सो इस ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, तो इस ओमेगा की बच्चों ऐसी फ्रीक्वेंसी हो ताकि एट दैट टाइम जो ये करंट पैदा करे वो क्या हो जाएगा 0, अगर वो फ्रीक्वेंसी क्या हो, दोनों के लिए सेम हो। मींस ये जो फ्रीक्वेंसी यहां से जो जनरेट करे बच्चों, उसकी वैल्यू अगर इतनी हो
ये जो फ्रीक्वेंसी बनकर आ रही है उसकी वैल्यू अगर इतनी होगी तो देयरफॉर उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम, मतलब क्या, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी है तो ये वैल्यू कौन सी थी, पिछले केस में हमने पढ़ा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। सो देयरफॉर अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है एट दैट टाइम, इसकी वैल्यू ये होगी। जब इसकी वैल्यू ये होगी तो ये पूरी चीज इसके बराबर होगी जीरो के। जब ये पूरी चीज जीरो के बराबर होगी तो करंट क्या होगा, जीरो। सो देयरफॉर एट दिस टाइम यहां से ये जो करंट हम लेंगे, इससे जो करंट लेंगे वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एट दैट टाइम आप क्या देखोगे कि L और C दोनों के दोनों कोई भी करंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो इसके लिए आप ग्राफ क्या बनाओगे, अभी देखो पिछले वाले केस में तो ग्राफ बना लिया और वो तो ग्राफ हमें बहुत सुपर्ब लगा था RLC के लिए। LC के लिए क्या बनाओगे, इसका मैं अभी बेटा थोड़ा सा ग्राफ यहां पर बनाऊंगा। तो इसके लिए आप ग्राफ क्या बनाओगे, देखो यहां पर आ गया ओमेगा, यहां पर है करंट, कोई मैंने ये फ्रीक्वेंसी ले ली ओमेगा, यहां पर करंट जीरो, तो देयरफॉर यहां से मैं बनाऊंगा ग्राफ कुछ ये, मींस इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। इससे ज्यादा वाले केस में भी करंट है, इससे कम में भी करंट है, बट जब ये फ्रीक्वेंसी आई होगी बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का आने का मतलब क्या, रेजोनेंस होगा। जब ये रेजोनेंस आया होगा एट दैट टाइम, ये पूरे का पूरा L और C कोई भी करंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एट दैट टाइम करंट क्या होगा, जो यहां से यूज अप होगा वो होगा जीरो। समझ में आई बात समझ में आ गई बच्चों आपके? दोनों केस हमने पढ़ लिए और अब ये पैरेलल में लगा है, तो देयरफॉर अभी पैरेलल में लगाना मेरे को क्यों जरूरी था, इसको मैं पढ़ूंगा क्वालिटी फैक्टर के अंदर। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास क्वालिटी फैक्टर, उसको भी अच्छे से समझना, वहां से आपको और क्लियरेंस आएगी इस टॉपिक की। फिर भी थोड़ा सा हल्का सा बच्चों हम बोल देते हैं कि अगर मान लो रेडियो सिग्नल्स हैं, आपके पास एक रेडियो ट्रांसीवर है, आप रेडियो पे कोई भी बच्चों सिग्नल को आप कैच करना चाहते हो, तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, RLC सीरीज सर्किट अगर लगाएंगे, उसके अंदर होगा, उसके अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, कोई ना कोई सर्किट उसके अंदर इंड्यूस हुए होंगे, लगाए होंगे। तो अगर ये है बच्चों एट दैट टाइम क्या होगा, हमें क्या चाहिए कि वो पर्टिकुलर सिग्नल हमारे पास आ जाए, हम उसको रिसीव कर सकें। तो वो एट दैट टाइम उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी ऑसिलेशन हमारे तक पहुंचनी चाहिए। मींस जो भी वो करंट भेज रहा है, जो भी वो ऑसिलेशन भेज रहा है, वो हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ट्रांसीवर सेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रखनी पड़ेगी, ओमेगा आर। RLC के लिए बात करूंगा, उस पे जब ओमेगा आर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट की गई, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा लेस करते हैं, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब आ गई तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये और ये दोनों आपस से कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास Z इक्वल टू R रहता है और करंट मैक्सिमम आता है। देयरफॉर एट दैट टाइम बेस्ट हमारे पास सिग्नल क्वालिटी पहुंचती है, करंट का लेवल मैक्सिमम। समझ में आई बात? और ये केस हमारे लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, कि अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव नहीं करना चाहते, जैमर के तौर पे जैमर लगाया गया कि पर्टिकुलर सिग्नल हम रिसीव नहीं करना चाहते, फिल्टर के तौर पे कि पर्टिकुलर चीज है उसको मैं फिल्टर करना चाहता हूं, वो मेरे पास ना पहुंचे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि उस फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास सिस्टम होगा, जो हमारे पास ऑपरेटर्स है, उसके अंदर LC और LC पैरेलल सर्किट को हम रन करेंगे। उस केस में क्या होगा कि ओमेगा आर जो फ्रीक्वेंसी होगी एसी सर्किट की, उसको हम बच्चे सेट कर लेंगे कहां पर, ओमेगा आर के ऊपर। तो क्या होगा एट दैट टाइम जो ऑसिलेशन, जो करंट वो भेज रहा है, जो करंट मींस ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड जो वो भेज रहा है, वो हमारे पास एट दैट टाइम क्या होगा, एम्पलीट्यूड यहां पर कुछ आया नहीं आया, जीरो है, बिल्कुल ये रहा, जीरो है पूरा। तो एट दैट टाइम हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास कुछ भी सिग्नल नहीं पहुंचेगा। सिग्नल नहीं पहुंचेगा मीन्स हमने उस पर्टिकुलर सिग्नल को क्या कर दिया हुआ है, जैम किया हुआ है, जाम करके रखा हुआ है, स्टॉप करके रखा, जैमर की हेल्प के साथ जाम कर रखा है। तो समझ में आ गई बात बच्चों? पैरेलल और सीरीज दोनों सर्किट को हम कैसे यूज अप करते हैं। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो बच्चों, ये दोनों के दोनों आपस में ही अपनी एनर्जी को
बेच देते हैं, वापस लेते हैं, देते हैं, वापस लेते हैं, तो किसी और से करंट लेने का तो इसको मतलब ही नहीं है कोई। और अगर रेजोनेंस पे है तो फिर तो बच्चों ये आपस में ही काम करेंगे, यहां से करंट तो देंगे ही नहीं, तो देयरफॉर करंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो होगा, ये जो करंट होगा रेजोनेंस के ऊपर। समझ में आ गई बात? इसके लिए मैंने एलसी ऑसिलेशन आपको पहले पढ़ाई थी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मुझे। तो ये भी हो गया। अब है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है वो भी देख लो एक बार। इसको मैं रेस करूंगा, जल्दी से मारो इसका स्क्रीनशॉट। देखो जरा क्वालिटी फैक्टर क्या है। क्यू फैक्टर बोलते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक नंबर है सिर्फ। वो क्या होगा, वो क्या बोलता है, वोल्टेज अक्रॉस आर या सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस, सॉरी यहां पर वोल्टेज अक्रॉस एल या सी है, नीचे है वोल्टेज अक्रॉस आर, चलिए इसको हम बोलेंगे अप्लाइड वोल्टेज। ओके, यहां पर वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज मीन सर्किट रेजोनेंस में है। जब सर्किट रेजोनेंस में एट दैट टाइम बच्चों ये दोनों तो कोई भी वोल्टेज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास आर एल सी तीनों के तीनों लगे हुए हैं, तो बच्चों जब ये हमारे पास काम में है तो ये और ये दोनों तो आपस में कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में ये दोनों जो कट ऑफ में आ गए, तो यही हमारे पास आर अकेला होगा। सो ये जो वोल्टेज होगी ये सारी सारी इसके अक्रॉस आई होगी। ओके, तभी करंट का लेवल मैक्सिमम हुआ होगा। तो देयरफॉर वोल्टेज जो अप्लाइड अक्रॉस आर है वो अप्लाइड वोल्टेज ही तो है। ओके, तो यहां पर वोल्टेज अक्रॉस एल या सी दोनों में से किसी के लिए भी लेकर चले, क्योंकि दोनों के पास एक जितनी ही होगी। क्लियर? तो अब क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर वोल्टेज क्रॉस, अगर मैं एल लेकर चलूं तो वो मेरे पास बच्चों बनेगी वोल्टेज क्रॉस एल अपॉन वोल्टेज क्रॉस आर। तो एल बनेगा हमारे पास आई नॉट, साथ में बनेगा आई नॉट और साथ में बन गया एक्स एल, और नीचे बन गया आई नॉट साथ में आर। तो आई नॉट के साथ आई नॉट चला गया, तो क्योंकि एक ही करंट जाएगा, वो जो आई नॉट था वो जो इसके अंदर से पास होकर जाएगा, या आप इसको सिंपल आई भी लिख दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सएल अपॉन आर आ गया। तो एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल अपॉन आर हो गया। एक्सएल की वैल्यू बन गई ओमेगा एल अपॉन आर। क्लियर? ये बन गया क्वालिटी फैक्टर। दूसरा बात से दूसरी तरफ इससे सी से क्या बनेगा, ओके, अब सी से बनेगा हमारे पास वी सी अपॉन वी आर। तो वी सी की वैल्यू है हमारे पास आई नॉट, साथ में आएगा एक्स सी अपॉन आएगा आई नॉट साथ में आर, ये भी गए। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन आर साथ में आ गया ओमेगा सी, ये इसके नीचे आएगा। तो ये कुछ बन गया। दोनों के दोनों केसेस में मेरे पास क्वालिटी फैक्टर ये बना, इसमें क्वालिटी फैक्टर ये बन गया। तो अब बच्चों देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, दोनों के लिए ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आया है, तो दोनों के लिए ओमेगा आर ही रहेगा। यहां पर रेजोनेंस है तभी तो क्वालिटी फैक्टर लेकर चल रहे हैं हम बच्चों। तो अब क्या होगा, ओमेगा आर दोनों में से सामने निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो बराबर। तो यहां से ओमेगा आर आ गया एल अपॉन आर, तो वहां से ओमेगा आर आ गया, यहां से आ गया ओमेगा आर। ये ओमेगा आर हमने निकाला बच्चों, वो बना आर क्यू अपॉन एल। क्लियर? ओमेगा आर आ गया आर क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से क्या बना, ओमेगा आर की वैल्यू वो बन गई बच्चों हमारे पास 1 अपॉन आर सी, साथ में आ गया क्यू। तो फिल करो एक दूसरे के बराबर रखो इनको, तो क्या बनेगा देखो, क्यू क्या निकल कर आया इसके अंदर से, फिर
आर क्यू अपॉन एल इक्वल्स टू 1/RC क्यू। क्लियर? तो RC है यहां पर, इसको लिखो इधर, तो बनेगा Q², नीचे है RC, यहां से भी R नीचे गया, L चला गया ऊपर। ओके, अंडर रूट कर देंगे इसका, तो Q बनेगा L अंडर रूट, साथ में नीचे का C का भी अंडर रूट, इकट्ठा कर दो, और R² है तो A बाहर निकाल दो, तो R बाहर आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर बच्चों ये बनता है 1/R अंडर रूट में आएगा L डिवाइडेड बाई C। ओके, ये केसेस अलग अलग से भी है, इसको भी आप याद रखो, इकट्ठे में है ये भी याद रखो। ये चीज होगी तभी बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तभी क्वालिटी फैक्टर आएगा, और इकट्ठे के लिए ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। ओके, अब क्वालिटी फैक्टर तो आपको समझ में आ गया कि क्वालिटी फैक्टर इसे बोलते हैं। जितनी आर की वैल्यू होगी लेस, उतना ही क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, अच्छा। याद रखना बात को बच्चों, जितनी क्वालिटी फैक्टर, अभी ये किसके लिए था, आर एल सी सभी के लेकर चल रहे हैं हम बच्चों। जितना क्वालिटी फैक्टर होगा अच्छा कब होगा, जब आर की वैल्यू जितनी लेस होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनवर्सली है। आर की वैल्यू लेस तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, तो देयरफॉर हम कौन सा ऐसे डिवाइसेस, बहुत सारे, हर एक कंपनी ने बच्चों अब अलग अलग से अपने RLC सर्किट बनाकर हमें दे दिए। ओके, हम उनमें से कौन सा है ऐसा सर्किट जिसको हम अच्छा मानकर चले कि मेरे पास कौन सा है, कि देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर ली, मान लो यही एक रेडियो एंटीनाज में है, हमारे पास रेडियो सेट है, मैंने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बच्चों लैच करना है उसके ऊपर, तो मैं एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेकर चलूंगा, वो मैंने सेट कर दी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। बट इसको ढूंढने में अभी भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए, बट बच्चों बहुत ज्यादा समय तक मुझे फिर से घुमाना पड़ा इस अपने उस ट्यूनिंग फोक को, लगातार उस जो हमारे पास की है उसको लगातार घुमाना पड़ रहा है, ताकि इस पर्टिकुलर सिग्नल के ऊपर मैं पहुंच सकूं। तो एक शार्पनेस मुझे प्रॉपर सिग्नल में नहीं आ रही, लगातार नॉइजेस मेरे पास आती चल रही हैं। सो देयरफॉर उसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, लेस है, और उसके अंदर रेजिस्टेंस अभी भी है, काफी है। तो हमें क्या चाहिए, हम ऐसा सर्किट चाहिए जिसकी आर की वैल्यू बहुत लेस हो और क्यू की वैल्यू काफी अच्छी हो जाए। तो वो बच्चा क्या होगा, उसके लिए हम कैसे पढ़ेंगे, तो हमें पता जब ये इकट्ठा होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो Z की वैल्यू R के बराबर होगी। तो ये R की वैल्यू, उसका ये जो R है इसकी वैल्यू बहुत लेस हो, ताकि Z की वैल्यू बहुत लेस हो सके और क्वालिटी फैक्टर काफी अच्छा आ सके। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 0 से लेकर 200 के बीच वेरी करती है, तो देयरफॉर जिसका 200 होगा उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा, तो उसकी नॉइस जो होगी उस पर्टिकुलर सेट में, रेडियो सेट में, वो बहुत कम होगी। तो इसके लिए मैं अभी इसका एक ग्राफ बनाऊंगा, तो आप उससे अच्छे से समझ पाओगे। तो ये इस तरफ था ओमेगा, ये इस तरफ है करंट, ये ओमेगा R थी, इसके ऊपर बच्चों अभी बहुत सारे सिग्नल हैं ऐसे। तो ये 3 कंपनीज हैं, A, B और ये है एक थर्ड वाली C। इन तीनों कंपनीज ने बताया कि मैं ओमेगा R मेरे लिए है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो बताओ कौन सी है बेस्ट। देखो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल मेरे को अच्छा मिलेगा। ओके, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अब इसकी रेंज काफी बड़ी है। देखो ये जो A है ये यहां से लेकर यहां तक, इतनी रेंज के ऊपर सिग्नल इसका वेरी करता जा रहा है लगातार। देयरफॉर कर्व जो है, जो हमारे पास करंट की कर्व आ रही है, वो शार्प नहीं आ रही है, वो एकदम से शार्प नहीं आई। सो देयरफॉर बच्चों जिसकी कर्व शार्प नहीं आई उसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, इतना अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये जो है इसके साथ मैं हल्का सा भी इसको आगे कर दूंगा ना, तो सिग्नल एकदम से गिर जाएगा, हल्का सा पीछे कर दूंगा सिग्नल एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा, कि शार्पनेस है। इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर अच्छी कर्व आ रही है, ये देखो C की। सो देखो करंट C जो कंपनी है उसने बच्चों जो कर्व दी है हमारे पास, वो बहुत शार्प दी है ऑसिलेशन। करंट मींस ऑसिलेशन, जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड मींस करंट का एम्पलीट्यूड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उस साइड हम वोल्टेज या करंट ही तो रखते थे।
तो जिसकी शार्प होगी कर्व बच्चों वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। सो देयरफॉर जिसका शार्पनेस आ रही है करंट की, हम उसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, हम उस कंपनी का प्रेफर करेंगे। ओके, बाकी सभी की कर्व शार्प नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी सी इस वैल्यू से लगातार बाद में धीरे धीरे कम होती जा रही है और बहुत लंबे समय तक कम होती जा रही है। सो देयरफॉर वो सिग्नल जब हम उसको मानो हमने बी या ए कंपनी को यूज किया, तो यहां से उसने सिग्नल को लैच करना शुरू कर दिया। मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जा रहा हूं, तो बच्चों यहां से बढ़ाता गया तो इस वैल्यू के ऊपर उसने सिग्नल को लैच करना शुरू कर दिया। बट लगातार क्या हो रहा है, वो उसकी नॉइज आती जा रही है और यहां पर जाकर वैल्यू आएगी, अच्छी हमारे पास साउंड आएगी, बट उसमें भी नॉइज होगी, उसका भी एम्पलीट्यूड इतना अच्छा नहीं होगा, यहां तक का एम्पलीट्यूड होगा। मींस ऑसिलेशंस यहां तक इतनी अच्छी ऑसिलेशंस आएगी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो बाकी दूसरे में बी कंपनी ने बनाया, ये हो गया हमारे पास ए कंपनी का पहले वाला, बी ने बनाया, उसने यहां से सिग्नल लैच करना शुरू किया, मैक्स सिग्नल को अच्छा ट्यूनिंग करता गया, तो यहां पर जाकर उसने दी वैल्यू, तो वो भी कुछ इतनी की वैल्यू दे दी हमने। बी वाले ने यहां तक वैल्यू दी, ये ए वाले की यहां तक थी, तो बी वाले ने यहां तक वैल्यू दी, उसने भी वैल्यू दी, अच्छी दी, बट इतनी बेस्ट नहीं आई। तो जो सी वाला था वो लगातार उसके ऊपर हम चैनल को सेट करते गए, अभी तक भी नहीं आया। एकदम से ही सिग्नल हल्का सा वेरी किया, तो यहां से मेरे को वैल्यू अच्छी आनी शुरू होगी, यहां पर पूरी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो यहां पर देयरफॉर एल और सी को खत्म कर दिया गया, पूरा पूरा Z इक्वल्स टू आर बनकर हमारे सामने आया है। क्लियर, समझ आ गई बच्चों बात आपको? तो इसे हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ कर्व। तो जिसका जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर, उसकी कर्व उतनी ही ज्यादा क्या होगी, शार्प RLC के लिए। इस वाले कर्व के अंदर भी बच्चों यही थिंग है, बट ये LC है, LC वाले केस में हम जितना क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे इसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इस वाले केस में बच्चों क्या होगा कि I की वैल्यू 0 होगी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो क्लियर है यहां पर आपको क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ द कर्व। ओके, अब सेकंड चीज है बच्चों कि ये मैंने जो ली बच्चों, ये है इसकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मींस कहां से लेकर कहां तक वो पर्टिकुलर सिग्नल हमें मिल रहा है। ओके, इससे भी हम शार्पनेस पढ़ सकते हैं। शार्पनेस ऑफ कर्व एक और डेफिनेशन है इसके पास, हमारे पास इसकी शार्पनेस ऑफ कर्व की, रेजोनेंस की, वो है ओमेगा R अपॉन 2 अंडर रूट ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा। ये है हमारे पास, ऊपर है ओमेगा, साथ में है R और अपॉन है हमारे पास 2 और साथ में आएगा डेल्टा और साथ में एक और आएगा ओमेगा। अब ये जो 2 डेल्टा ओमेगा है बच्चों, ये है क्या, ये है बच्चों इन दोनों, ये जो फ्रीक्वेंसी जहां से हमें सिग्नल रिसीव होना शुरू हुआ और जहां तक हमारे पास आता गया। अब ये इसके लिए देखो, सी वाले के लिए ये रही कर्व उसकी, यहां से लेकर यहां तक, इसकी बैंडविड्थ इतनी है। बैंडविड्थ मींस जिसके अंदर सिग्नल हमें रिसीव होना शुरू हुआ। जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा लेस होगी बच्चों, उसकी जो शार्पनेस आ गई वो कर्व की, वो उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। जो जितना दूर तक सिग्नल जो है, जो हमारे पास जो पर्टिकुलर सिग्नल हम लैच करना चाहते हैं वो दूर तक फैला हुआ होगा। मींस जैसे अब ये इस वाले के लिए है, ए के लिए, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक इसकी बैंडविड्थ चल रही है, तो इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। तो ये बैंडविड्थ है इस यहां से लेकर यहां तक, तो ये 2 डेल्टा ओमेगा है इसके लिए। तो इस वाले के लिए ये 2 डेल्टा ओमेगा है, इस बी वाले के लिए यहां से लेकर यहां तक 2 डेल्टा ओमेगा है। तो बच्चों जिसकी ये बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होगी उसकी शार्पनेस ऑफ कर्व लेस होगी। तो जिसकी जितनी बैंडविड्थ कम उसकी शार्पनेस उतनी ही ज्यादा बेटर है। क्लियर, क्वालिटी फैक्टर समझ में आ गया बच्चों आपको? शार्पनेस ऑफ कर्व भी समझ में आ गया। ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली क्वालिटी फैक्टर ये बनता है। शार्पनेस के अकॉर्डिंगली सिंपल ये छोटा सा एक केस है हमारे पास, ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, इसको भी हम शार्पनेस ऑफ कर्व कह सकते हैं या क्वालिटी फैक्टर कह सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर ये बोलेगा कर्व कितनी शार्प आ रही है हमारे पास, सिग्नल कितना अच्छा आ रहा है हमारे पास, तो वो है। तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर था वो इतना ही है। रेजोनेंस हमारा टॉपिक खत्म हो चुका। कल से हम पावर स्टार्ट करेंगे
आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय और स्क्रीनशॉट जरूर मारना है इस टॉपिक का। बाय बाय, टेक केयर।